आज हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की प्रशंसा पर। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु उसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से। किसके अनुमति से? अनुमोदन से। राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार से संबंध है? अनुच्छेद 134(1). उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। एडहॉक जज। एक्टिंग चीफ जस्टिस का कब किया जाता है? 126 के तहत। एडहॉक जस्टिस का 127। 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों
एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसको मूल अधिकारिता के अंतर्गत रखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की उसके द्वारा किए गए निर्णय तथा आदेश की पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसा न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबद्ध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। जब कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124(7) मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। भारत में प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। भारत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाने हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? 32 अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का 4 भागों में बांटा जा सकता है। संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील अनुच्छेद 132। सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133। आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें 136। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत करना चाहिए? 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के
ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इस तरह हमारा ये सुप्रीम कोर्ट खत्म होता है।